लिखवाया हुआ है शायद, ओजोन लाइसिस के जस्ट बाद लिखवा दिया था, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी आरएमजीएस कंज्यूम। तो जब आपको कंपाउंड के बारे में जानकारी होगी कि कौन सा है, तभी ना पता चलेगा। डिकार्बोक्सिलेशन हो चुका है, हीटिंग इफेक्ट हो चुका है, कैल्शियम साल्ट से भी अपन ने, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट की हीटिंग करा के भी अपन ने रिएक्शन देख लिया, कब फॉर्मल्डिहाइड बनता है, कब कीटोन बनता है, कब एथेनॉल बनता है। हाँ, कैल्शियम साल्ट याद है ना, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है, 2 मोल लेते हैं, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक का पार्ट है, बट चूंकि आगे जरूरत थी वहां पे अपन ने कर लिया कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए सभी इंटरकनेक्टेड हैं। जो मेथड प्रिपरेशन का होगा कार्बोनिल कंपाउंड का, वो प्रॉपर्टी हो रही होगी एल्कोहल की। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन करा रहे होंगे तो कार्बोनिल बन रहा होगा, रिडक्शन। और कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन करा रहे होंगे तो कार्बोक्सिलिक बन सकता है, अगर वो एल्डिहाइड है तो सभी इंटरकनेक्टेड है। अब एक बार ऑक्सीडेशन आपने पढ़ लिया तो सारे ऑक्सीडेशन उसी में हो गए। एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन हो गया, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का भी हो गया। पेपर में कोई डाउट? क्योंकि ये क्वेश्चन में डाउट हो सकता है। किसमें क्या गया था? AlCl3 का क्वेश्चन आया था। एक्चुअली क्वेश्चन क्या, पेपर अपन ने तो बनाया नहीं, पेपर वही था जो 12th का था। तो 12th का तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। नहीं, वो तो एक्चुअल में वो क्वेश्चन ही गलत है, उसमें डार्क नहीं दिया है। जब तक डार्क नहीं देंगे तब तक ARSE नहीं होगा। सनलाइट की प्रेजेंस में होता ही, Fe सनलाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता, जिससे DDT बनता है। लेकिन जब डार्क देंगे तब इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, बिना डार्क के रिएक्शन नहीं होता। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन था एक बेंजोफिन क्वेश्चन। हम नहीं, वो तो हेलोजिनेशन जब आप करा रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट के लिए डार्क जरूरी नहीं। वो अभी इसके बाद कार्बोक्सिलिक के बाद हाइड्रोकार्बन पे आएंगे तो उसमें एरोमेटिक हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक में ज्यादा टाइम नहीं लगना, ये तो खत्म कहानी है बस। देखिए पेपर में और कोई डाउट नहीं ना? 2 क्वेश्चन आपके एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थे, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। उस 2 को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं है तो कैसा टेस्ट उसका। देखिए सर, एसडी ऑर्डर, ये सब तो आर्थो इफेक्ट, ये सब तो दिमाग में है ना। एसडी के इफेक्ट, डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का प्लस आई से एसिडिटी घटेगी, माइनस आई माइनस इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। अब आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में कोई भी लगा हो, चाहे वो प्लस आई हो, माइनस आई हो, प्लस आर माइनस आर, फिजिकल फोर्सेस आर ऑलवेज डोमिनेंट ओवर केमिकल फोर्स। सो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन एनी अदर सब्स्टिट्यूटेड एसिड। जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि फिजिकल फोर्स में रिपल्शन ही देखना है। एक क्वेश्चन इस तरह का भी कई बार आया है, आपने किया भी है शायद। कौन सा ज्यादा एसिडिक है? वैसे पेपर में तो पूछा गया था विच वन हैज हाईएस्ट पीके वैल्यू, लेकिन पीके मतलब पता ही आपको, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बी वाला एसिडिक तो दोनों होंगे, ज्यादा एसिडिक होगा। बोलिए साहब, अपन ने SIR इफेक्ट पढ़ा है। SIR इफेक्ट में बताया गया है कि 2 कंडीशन बहुत जरूरी है। एक तो ये कि मॉलिक्यूल ट्राइएंगुलर हो, जो जिस ग्रुप का हम SIR देख रहे हैं उसके क्या होना चाहिए, ट्राइएंगुलर, लीनियर नहीं होना चाहिए, और दोनों साइड बल्कि ग्रुप लगे। तो ये नाइट्रो में NO2 क्या है, NO2 में नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज तो ट्राइएंगुलर होगा।
ब्रोमीन की साइज बड़ी है, यहां पे ब्रोमीन की साइज बड़ी है, इसके लोन पेयर इनके बॉन्ड पेयर के साथ, इनके लोन पेयर इनके लोन पेयर के साथ रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन से सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। पहले वो प्लेन में होगा, ऐसे था तो ज्यादा रिपल्शन था, रिपल्शन कम करने के लिए क्या किया, अपना प्लेन चेंज कर लिया। जैसे ही मॉलिक्यूल प्लेन चेंज करेगा, रेजोनेंस खत्म, क्योंकि रेजोनेंस इन प्लेन मॉलिक्यूल। तो यहां पे इस नाइट्रो का ड्यू टू SIR इफेक्ट, ड्यू टू SIR इफेक्ट ओनली -I, केवल -I देखना। साइनाइड में कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज है तो लीनियर होगा, लीनियर पे और रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव। कई बार आ चुका है, कभी फिनॉल के साथ आया है, कभी इनके साथ आपका बेंजोइक एसिड के साथ, कभी बेसिसिटी में दे दिया। अगर यहां NH2 हम कर देते तो ये ज्यादा बेसिक हो जाता जो कम एसिडिक था। सीधा सा याद रखिए, जो फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ घटा रहा है या जो फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है वो बेसिसिटी घटाएगा। सिंपल सा, आप बोलते हो ना कि बेंजोइक, आपने बोला भी कि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक, बोला ना सर। तो अगर आर्थो सब्स्टिट्यूटेड हम एनिलीन ले लेते हैं और पैरा सब्स्टिट्यूटेड, तो पैरा वाला ज्यादा एसिडिक, ज्यादा बेसिक होगा। उसी को एसआईपी बोलते हैं। कारण क्या है, अभी नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है। बॉन्ड एंगल अमोनिया वाली ही लेंगे तो 106.5 डिग्री होगा, 106.5 डिग्री। तो अम्ब्रेला छोटा साइज है, बच्चों वाला अम्ब्रेला है। जैसे ही इसने प्रोटोनेशन किया तो यहां पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बॉन्ड एंगल बेथेन टाइप का हो गया 109.28। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो डायमेंशन बढ़ेगा, डायमेंशन बढ़ेगा तो आर्थो पे जो ग्रुप लगा इसके नजदीक इसके बॉन्ड्स आएंगे तो रिपल्शन होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल इक्विलिब्रियम में एक रूल पढ़ा होगा, लीचिडले प्रिंसिपल, जिसमें बताया जाता है कि जो भी चेंज हम करते हैं इक्विलिब्रियम, उस चेंज को मैनेज करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में मैनेज शिफ्ट होता है। पहले ये ज्यादा NH2 जब तक था तब तक इसमें और G में रिपल्शन नहीं था। जैसे ही NH3 प्लस बना, बॉन्ड एंगल बढ़ा, डायमेंशन बढ़ा, तो G यहां पे जो लगा, और G क्या है, वही G है जो SIR दिखाता है। G में हम वही लेते हैं जो HDT को G नहीं मानेंगे, वो Me को G नहीं मानेंगे। G मिथाइल हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, अदर कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो उनके साथ उनका क्या होगा, रिपल्शन। उसी को कुछ बुक्स में इंडियन ऑथर ने लिखा है SIP, जबकि फॉरेन ऑथर ने आर्थो में ही दोनों को निपटाया है। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लीस्ट बेसिक। जो फैक्टर, सीधा सा दिमाग में एक क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है, जेईई मेंस में तो कहीं कंट्रोवर्सी नहीं है कि जो फैक्टर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है सेम फैक्टर बेसिक स्ट्रेंथ को अपोज करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बेसिसिटी भी बढ़ा दे और हाँ वो रेजोनेंस है, रेजोनेंस इफेक्ट में नहीं लेते, रेजोनेंस से तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देख रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन देख रहे हैं, वो तो डिलोकलाइजेशन इज अ डिफरेंट केस। बट जो ग्रुप का इफेक्ट है वो एसिड के लिए जो होगा वो बेस के लिए अपोज होगा। अगर प्लस वाला इफेक्ट है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, माइनस वाला है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। क्लियर सर? ये SIR था, इसको SIP बोल सकते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। मतलब क्राउडिंग की वजह से, भाई कोई भी कंपाउंड बेसिक होगा ये अलग कहानी है, बेसिक है ये अलग कहानी है। बेसिक होगा मतलब पॉसिबिलिटी है कि इसके पास लोन पेयर है तो बेस की तरह बिहेव करेगा। और जब वो बेस कब हुआ, जब उसने किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अगर वो एसिड में आप बताते हो कि वो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है जो H प्लस, आफ्टर द लॉस ऑफ H प्लस द कॉन्जुगेट एनायन व्हिच इज फ्रॉम दैट शुड बी मोर स्टेबल, यही बोलते हैं एसिड में। तो बेस में उसी का रिवर्स सोचिए, वो कंपाउंड ज्यादा बेसिक होगा जो H प्लस को एक्सेप्ट करके या किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को एक्सेप्ट करके जो कॉन्जुगेट केटायन बना वो ज्यादा स्टेबल हो। भाई हम गुआनाडाइन हमने पढ़ा है ज्यादा बेसिक होता था, क्यों? क्योंकि आफ्टर एक्सेप्टिंग H plus the conjugate cation which is formed that is stabilized by 3 equivalent resonating structure, यही तो था।
हम फिनॉल से ज्यादा एसिडिक बताते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, नंबर तो दो ही है स्ट्रक्चर के, बट इक्विवेलेंट इज मोर स्टेबल। और इक्विवेलेंट में दिमाग में एक चीज क्लियर रखिएगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आर दोज आइसो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर इन विच ईच एंड एवरी एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट। हम इस स्ट्रक्चर को इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे सर। हम यहां पे ये बच्चा गलती कर लेता है क्योंकि उसको लगता है सेम है तो इक्विवेलेंट है। हमने आपको कहा कि ऐसा ले लिया सर, या इसको भी हटाइए, सिंपल सा एक ही चीज समझिए जो क्लियर हो। इसमें रेजोनेंस होगा, पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कौन सा है, दोनों एक जैसे ही, बट इसे हम इक्विवेलेंट नहीं बोले, क्यों? ऑक्टेट इनकम्प्लीट। Those isostructural resonating structure in which each and every atom has complete octet. ये इंपॉर्टेंट पार्ट पहचानने में आया है, ये दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स दीस थ्री आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी ऑप्शन में इस टाइप के केसेस भी आते हैं, बट ऑक्टेट अगर कंप्लीट नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं, क्योंकि अपन बोलते हैं मोस्ट रेजोनेंस के बाद सेकंड प्रायोरिटी बेस्ड, एरोमेटिक के बाद सेकंड स्टेबल इक्विवेलेंट बताते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट होना बहुत जरूरी। कार्बोक्सिलेट को क्यों हम ज्यादा उसे इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑक्टेट कंप्लीट, यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका दूसरा पार्ट जो बना रहे हो इसमें भी सेम ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना। कुछ बुद्धिजीवी लोगों को ऐसे भी डाउट होता है कि फिनॉल में भी तो भैया 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, 2 तो इक्विवेलेंट है, बोलते हैं ना 2 इक्विवेलेंट पहला और आखिरी। फिनॉल में 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, फिनॉक्साइड आयन में फिनॉल H+ लूज करेगा तो यही बनाएगा ना सर। अब इससे हमने जब रेजोनेंस कराना स्टार्ट किया, ऐसा, अब लास्ट वाला बना देना डायरेक्टली, तो फर्स्ट और लास्ट वाला तो सेम लग रहा है, कहते हैं यहां भी 2 इक्विवेलेंट है, कार्बोक्सिलिक में भी 2 इक्विवेलेंट है, तो बराबर होना चाहिए, लेकिन फ्रैक्शन देखना पड़ेगा ना, 5 में 2 है और वहां 2 में 2 है, वो 100% है, ये 2/5 40%, 2/5 into 100, तो फ्रैक्शन देखना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा कोई एक ही कंटेनर में 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं और 2 इक्विवेलेंट मान भी लिया तो 40% ही हुआ ना, और 2 ही बन रहे हैं दोनों इक्विवेलेंट। क्लियर सर? चलिए अपने टॉपिक पे लौट लें, ये भी टॉपिक का ही पार्ट था भाई, एसिड का ही, लेकिन अपन ने पहले पढ़ रखा है इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। जो आपने जीओसी में पढ़ा है एसिड के बारे में वो सारी चीजें यहाँ एप्लीकेबल होंगी कार्बोक्सिलिक के बारे में। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट वाला क्वेश्चन शायद इसमें भी आया था, वो हर जगह आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला, सोडियम बाइकार्बोनेट के विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, कुछ नहीं कर, अगर आपको एसडी का ऑर्डर याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको एसिडिटी कंपेयर करना आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम किसी भी अननोन एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो अननोन एसिड को हमने HA मान लिया और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करा दिया NaHCO3 से, ठीक है सर। तो एसिड है तो H+ देगा, देगा ना भाई, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा Na+, A-, इससे कोई मतलब नहीं, बनेगा ये H2CO3, ये प्रोडक्ट साइड में एसिड बना, इसे हमने एसिड 2 कह लिया, यहां जो एसिड लिया था इसे क्या बोल दिया, एसिड 1 बोल दिया लेफ्ट साइड का LHS में। रिएक्शन फॉरवर्ड होगा कि नहीं ये मैटर है, क्योंकि जेई एडवांस में आता तो ऐसे दिया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज करेक्ट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज फेजिबल। अगर बैकवर्ड हो रहा है तो फॉरवर्ड अपने आप स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, एक ही डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा, रिवर्सिबल भी हो जाए और फॉरवर्ड भी हो जाए, स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रहा। तो यहां पे क्या देखना है, एसिड 1 LHS का जो एसिड है, एसिड 1 शुड बी मोर एसिडिक देन एसिड 2 जो लास्ट राइट साइड में बन रहा है, अगर ऐसा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड है,
और इसका रिवर्स है तो रिएक्शन बैकवर्ड। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं सभी कार्बोनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपके पेपर में तो सारे कार्बोक्सिलिक ही थे। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक का हमने तो ऑर्डर लिखवाया है, अलग अलग पेन अलग अलग कलर से कोट किया है, 3 ही क्वेश्चन आते हैं, एक कार्बोनिक एसिड का, एक एक्वस NaOH का जिसके लिए हमने वाटर दिखा दिया है। भाई कार्बोनिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा तो क्या करना है, सोडियम हटा दीजिए, कार्बोनिक एसिड बन गया। कार्बोनिक एसिड से जो ज्यादा एसिडिक है वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। NaOH से पूछा, Na हटा के H लगा दिए तो क्या बना सब, वाटर। जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होगा वो एक्वस NaOH से रिएक्ट करेगा। NaNH2 से पूछा, Na हटा के H लगा दिए, क्या बना, अमोनिया। जो अमोनिया से ज्यादा एसिडिक होगा वो NaNH2 से रिएक्ट करेगा। यही 3 क्वेश्चन आते हैं और ये सब ऐसे हैं जिसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट, अगर आपको ऑर्डर याद है, समझ में आए तो गलत होना ही नहीं और कुछ करना भी नहीं है। प्रोडक्ट बनाएंगे, मेजर माइनर कुछ नहीं होना है। क्लियर सर? बोलिए सर, क्या हो गया, नहीं समझ में आया क्या? ये सब तो पहले पढ़ा हुआ है, क्यों शुक्ला जी? हाँ तो कभी कभी पुरानी चीजें भी देख लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये लास्ट वाला ही आएगा। हाँ डिकार्बोक्सिलेशन हो गया था, हमें क्या पढ़ना था अभी, सोडा लाइम पढ़ा चुके हैं, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, कोलबेस भी पढ़ लिया अपन ने, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट है। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद PCl3 PCl5 SOCl2, ये 3 नहीं हुआ है, हालांकि हमने अल्कोहल में कराया है, देख लीजिए। रिएक्शन ऑफ RCOH with PCl3 PCl5 SOCl2, क्लियर? वैसे बस समझ लीजिए इसके बाद। देखिए सर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड टोटल 4 टाइप के बेसिक रिएक्शन देता है, 5 देता है पर 4 तो बहुत आसानी समझ सकते हैं। एक रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, दैट इज एसिड बेस रिएक्शन, ट्रू और नॉट सर? मतलब रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, क्लियर सर? एक रिएक्शन ड्यू टू पोलर पाई बॉन्ड, बट यहां ये रिएक्शन पोलर पाई बॉन्ड का कार्बोनिल से लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, कार्बोनिल में रेजोनेंस नहीं होता है, जिस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, अगर स्टेबल ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। फिर रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन लाइक HBZ जी, एनावलेट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि उधर रेजोनेंस होता है, लेकिन HBZ अभी बताते हैं क्या होता है, हेल्वुलर रेजोनेंस की। और एक रिएक्शन ड्यू टू COH, ये डिकार्बोक्सिलेशन वाला पार्ट, और एक रिएक्शन ड्यू टू OH। मतलब जितने भी रिएक्शन हमने अल्कोहल में पढ़े हैं, अल्कोहल में डिहाइड्रेशन को छोड़कर, हाँ क्या कुछ डाउट क्या सुन बोलिए, कुछ प्रशांत जी से पूछ रहे थे, प्रशांत जी कोई पूछ रहे थे ना? नहीं, अच्छा पर्सनल इशू रहा होगा।
तो एल्कोहल के जितने रिएक्शन हैं सब यहां होंगे, केवल एक नहीं होगा, कौन सा? डिहाइड्रेशन। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ा है ना अपन ने, कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट होगा, सेटजेप एल्कीन बनेगा, उसको छोड़कर बाकी सब। अब अगर एल्कोहल को हम देखें, आरओएच को अगर हम रिएक्ट कराते हैं PCl5 के साथ या PCl3 के साथ, बहुत बेसिक चीजें समझ लीजिए जिससे रटना ना पड़े। तो एल्कोहल के पास लोन पेयर आरओएच, लोन पेयर कहीं डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम एल्कोहल को न्यूक्लियोफाइल मान सकते हैं। तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? उसके साथ रिएक्ट करेगा जिसके पास वैकेंट स्पेस हो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो NCl3 के साथ तो नहीं करा सकते, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। बट PCl3 के साथ, PCl5 के साथ करा सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो होगा क्या? एल्कोहल का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा, एल्कोहल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखिए पहले एल्कोहल का फिर कार्बोक्सिलिक एक साथ। ROH लिया, इसको आपने PCl3 के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है सर। फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां निगेटिव आएगा, आएगा। SNI पढ़ा है ना अपन ने, वही है। पायरिडीन आएगा तो अलग कहानी। अब ये इस पे अटैक करेगा तो ये बनेगा क्या? ROH प्लस PCl3 Cl यहां माइनस आएगा। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। फास्फोरस से तो है भाई, राइट साइड, फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही फास्फोरस पे नेगेटिव आएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा Cl- में। जब वो Cl- में लेके निकलेगा तो, और यहां मतलब ऐसा कुछ निकला, HCl निकल गया। फिर फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अभी भी है, तब तक रिएक्शन होता रहेगा जब तक सारे फास्फोरस से क्लोरीन रिप्लेस नहीं हो जाता। और क्लोरीन कहां आके जुड़ेगा? यहां से निकला है, इस पे अटैक करेगा। मतलब सीधा सा रिएक्शन है कि अगर हम एल्कोहल को PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो 3RCl बनेगा प्लस POH होल थ्राइस बनेगा, जिसको हम लिख सकते हैं H3PO3। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए सर। एक क्वेश्चन आया है, अभी इसको नोट कर लिए फिर बता। HCl जो निकल रहा है वो Cl तो जाके अटैक कर रहा है एल्कोहल पे ना, तो RCl बन जा रहा है। एक OH ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बट OH पे जब पॉजिटिव चार्ज लग गया है ऑक्सीजन पे, तब तो इसकी बेसिसिटी घटी। हमने लिखवाया है कि वो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर पुअर लिविंग ग्रुप, फॉर दैट वी रिक्वायर H+R, कहीं भी कोई वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। पूरा पूरा कंप्लीट सर। हाँ कुछ पूछना चाह, क्या बोलिए? कुछ नहीं हुआ, Cl- बैक साइड से जाके यहां से Cl निकला, अभी OH रहने दिए। मैकेनिज्म में SNI तो पढ़ा है, फिर कहां से दिक्कत आ गई भैया? हम तो बेकार में फंस गए, हमने तो इसको कराना ही नहीं था। हम तो सोचे कि SNI पढ़ा है, वहां क्लियर है तो सब क्लियर है। ये क्या कि आल क्लियर हो गया है? इस पे निगेटिव आया, ROH प्लस PCl, जो Cl निकला था यहां से -Cl- कर दिया, ये Cl- बैक साइड से अटैक करेगा, ये इसको देकर निकल जाए। HCl तो हमने इसलिए लिखा कि निकल रहा है, बार बार रिएक्शन कराएंगे, लास्ट में अटैक कराएंगे, बट अब क्लियर हुआ ना? क्लियर सर, कंप्लीट। देखिए सर, मतलब कुल मिला के क्या हुआ, OH हटा, क्या आया उसकी जगह? Cl। हमने ROH लिया, PCl5 लिया। PCl5 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, 3 इक्विटोरियल होते हैं, 2 एक्सियल होते हैं। एक्सियल में बॉन्ड एंगल 90 होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी,
तो कौन सा बॉन्ड वीक होगा? फास्फोरस क्लोराइड में PCl5 में 2 टाइप का फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड होता है, एक्सियल PCl बॉन्ड आर वीकर देन इक्वेटोरियल। तो रिएक्शन में जब ब्रेकिंग होगी बॉन्ड की तो पहले कौन सा टूटेगा? एक्सियल टूटेगा। तो एक तो यहां से HCl गया, एक यहां से POCl3 गया, और जो बचा इधर लगा दिया, तो बाइनल क्या बना? RCl प्लस POCl3। PCl5 किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा ऑर्गेनिक में तो POCl3 का बनना तय है, पक्का है, 100% बनेगा। क्लियर? अभी हम रिएक्शन ऑफ PCl5 देख रहे हैं, सारे कंपाउंड यही निपट जाएंगे, अल्कोहल, कार्बोनिल, सब PCl5 पे। थोड़ा जल्दी कीजिएगा बस, क्योंकि समय बहुत जो है, आज अमाइन कराने का सोचा था हमने, लेकिन फिर याद आया कि PCl5 वाला रिएक्शन कई बार आया है, ऐसा ना हो कि लफड़े में पड़ जाए मामला। हो गया? हो गया? क्लियर सर? हटाएं? अब देखिए, ये तो अल्कोहल का रहा PCl5 के साथ, कार्बोनिल का। कोई भी कार्बोनिल ले ली, C डबल बॉन्ड हो तो होगा ही, एल्डिहाइड होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि PCl5 है तो POCl3 जाना है। क्लियर? अब यहां पे जो O जा रहा था, ये दो अलग अलग एटम से जुड़ा था, S से भी जुड़ा था और कार्बन से जुड़ा था। तो जब O गया तो दो बॉन्ड टूटा, कौन सा? OH बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो एक OH बॉन्ड टूटा तो एक Cl किसके साथ गया? H के साथ। एक Cl किसके साथ गया? R के साथ, और POCl3 निकल गया। अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन जो है, जो POCl3 के लिए जाएगा तो दो बॉन्ड तोड़ेगा, कौन कौन से? OH तो एक HCl, CO तो एक CCl। क्लियर? और एक POCl3। कार्बोनिल में एक ही कार्बन से दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, एक ही कार्बन से दो ऑक्सीजन, सॉरी, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब उसको CIP में देखें तो दो ऑक्सीजन दिख रहा है, हम उसी के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे थे, लेकिन फिर CIP बोल के मुसीबत पालने से क्या फायदा, पता है अभी CIP भी भूल गया, पंगा नहीं लेने का सर। तो यहां तो साहब डायरेक्टली क्या हुआ? POCl3 निकाल दिया। अब ये कार्बन बाईवैलेंट है तो दोनों क्लोरीन इसी पे जाएंगे, तो क्या बनेगा सर? RCHCl। इसे क्या बोलते हैं सर? जेम डाई हैलाइड। एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जमे हैं तो जेम। उसमें भी एल्डिहाइड आपने लिया है, एल्डिहाइड का कार्बन हमेशा टर्मिनल होगा, कभी बीच में नहीं हो सकता, तो कौन सा जेम डाई हैलाइड बनेगा? टर्मिनल। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे ही होता है। कीटोन अगर ले लिया हमने, कीटोन ले लिया, RC डबल बॉन्ड, कीटोन कभी भी, कीटोनिक ग्रुप कभी भी टर्मिनल पे नहीं होगा, बाईवैलेंट होता है, मेटामेरिज शो करता है, हमेशा कार्बन के बीच में होगा। इसको हमने PCl5 के साथ रिएक्ट कराया, समझ लिए, ये सब पक्का ही आना, पक्का ये सब ऐसे आते हैं मुफ्त वाले, मतलब इसको तो बच्चा रट लेता बस कि POCl3 निकलना है। अब साहब यहां से क्या हुआ? POCl3 भगा दिया। अब भी बना जेम, बट पहले वाले और इस जेम में क्या अंतर है? अंतर ये है हुजूर कि ये नॉन टर्मिनल है। क्या है? जैसे मैंने लिखा ऐसे ही पेपर में लिखा होता है, बच्चा इसको टर्मिनल मान लेता है क्योंकि साइड में ही दिख रहा है, एकदम ऐसे ही लिखा आया है, बच्चे ने इसको भी टर्मिनल मान लिया क्योंकि लिखा पहले ही दिख रहा है साइड। भैया कार्बन की लॉन्ग चेन काउंट करते हैं, बीच में से थोड़ी कहीं Cl दिख गया यही नंबर 1 है, ये गलती मत कीजिएगा। कीटोन के साथ नॉन टर्मिनल जेम डाई
हैलाइड। एल्डिहाइड के साथ क्या बनेगा साहब? टर्मिनल जेम डाइहेलाइड। क्लियर सर? क्लियर? क्या होगा, कोई डाउट है? बोलिए, कुछ प्रॉब्लम बताएं। तरीके हर चीज के, नखरे पूछे शाम को बोला तो यही था, कल मैंने मना कर दिया था, थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी। आज देखते हैं, आज हाइपर कंजुगेशन होगा, खत्म। आज पीवाईक्यू डिस्कस करके खत्म। इसके बाद कल आइसोमेरिज। आइसोमेरिज में हम आप लोग को बता देंगे, क्योंकि आइसोमेरिज में फायदा हो जाए एक बार में। हो गया सब? कोई डाउट? हमने किसका किसका देखा? एल्कोहल का हो गया। एल्कोहल से क्या बन रहा है? मोनो हेलो डेरिवेटिव। कार्बोनिल से क्या बन रहा है? डाई हेलो, वो भी कौन सा डाई हेलो? जेम। एल्डिहाइड से टर्मिनल, कीटोन से नॉन टर्मिनल। क्लियर सर? अब कार्बोक्सी पे आ जाइए। नहीं, PCl3 में तो मोनोक्लोरो है। PCl3 में 3 मॉलिक्यूल लेना है। एक एल्कोहल में एक एल्कोहल से नहीं, कितने Cl है पास उसके पास? 3, तो 3ROH प्लस PCl3 3R। कार्बोनिल में सेम, PCl3 में कार्बोनिल में रिएक्शन कराएंगे तो 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा कार्बोनिल का, निकलेगा। हाँ, जब बनेगा जेम। बट वो कभी आया नहीं, पूछा नहीं, क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है। कंट्रोवर्सी वाली चीजें पूछता नहीं है, क्योंकि फिर सॉल्वेंट का इफेक्ट देखना पड़ता है। कार्बोक्सिलिक एसिड विद PCl5। ठीक है साहब? अब साहब कार्बोक्सिलिक कोई भी लिया अपन ने, RC डबल बॉन्ड OH है, तो हमें इसका ही रिएक्शन देखना है। C डबल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं। तो एल्कोहल में कितने बॉन्ड है साहब? 2 बॉन्ड है, एक OH का, एक CO का। PCl5 के साथ लिया, RC डबल बॉन्ड OCl प्लस POCl3। ठीक है, क्लियर? एसिड क्लोराइड, ठीक है ना सर? अगर PBr5 दे दिया तो लिख दीजिएगा नहीं पढ़ाया। PBr5 दे दिया तो क्या होगा? RCOBr। जितने रिएक्शन आपने पढ़े PCl5 के साथ था, PBr5 के साथ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दें। ठीक है ना? लिख दें क्या एक PBr5 की वजह से हो जाए कि हाँ हुआ है। बोलिए शुक्ला जी, हमें जिस हिसाब से लग रहा है कि अगर जो आप आराम से सफाई महोत्सव में बैठे हैं ना, सफाई महोत्सव तो सुने होंगे, नहीं सुने? आपके पड़ोसी नहीं, इनके तो पड़ोस का ही मामला है। हाँ चाचा सेलिब्रेट कराते थे ना मुलायम से, हैं? ये आजमगढ़ के नहीं, अकबरपुर के आसपास के। वो इसलिए बताते हैं कि आप लोग घबराएं, क्योंकि सारे टेररिस्ट आजमगढ़ के ही हैं, बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े माल सब उधर। आजमगढ़ में भी एक छोटी जगह कोई है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, बहुत छोटी, उसे मिनी सऊदिया कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा क्या है, इनको पता होगा, क्योंकि जिसको केमिस्ट्री वाला नहीं याद रहेगा उधर का सब याद रहता है, कहीं ना कहीं याद तो रहता है, दिमाग भरा रहता है हमेशा टॉपिक वाइज। सराय मीर है शायद, सराय मीर को ही मिनी सऊदिया कहते हैं शायद, शाहगंज के आसपास है कहीं। हो गया सर? क्लियर सर?
क्या हाल चाल साहब? बड़े आज चिंतित अवस्था में। घर से कोई आने वाला है क्या? पेरेंट वेरेंट आ रहे हैं? नंबर कम आया इसलिए टेस्ट दिया था। कुछ बढ़ रहे हैं कि वैसे ही हैं सब पहले जैसे? पेपर तो ऐसा कोई खास मैथ का हमें नहीं पता, लेकिन केमिस्ट्री है, फिजिक्स अच्छा था, फिजिकल ज्यादा इजी था। हाँ, टफ था। उसी में तो 4-5 क्वेश्चन थे जो जिसमें एक कनिजारो वाला रहा होगा। उसी में तो देखिए पढ़ा हुआ है। हम तो आपको पहले से भी बोलते हैं, अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड किया है तो क्वेश्चन गलत हो सकता है पेपर में, बट ऐसा नहीं होगा कि आपने उस क्वेश्चन को देखा ना। ये तुम्हारा खुला मतलब चैलेंज है कि अगर आपने रेगुलर क्लास की, अब आप 10 दिन बाद एक दिन देखने आए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए हो गया। SOCl2 पे आ जाए सर। SNI डैश SNI याद है ना, पढ़ा है अपन ने, तो हम उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि बैग चले जाएंगे। हाँ, दर्जन रिएक्शन। देखिए सर, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट दिए पहले से कुछ बेटर कि वैसे ही रहता? नहीं। आपका कुछ इंप्रूवमेंट कुछ पहले से आप एज कुछ नहीं डाउन हुआ? घबराइए नहीं, घर पे नंबर नहीं जाता अभी, लेकिन आप खुद सोचिए कि गड़बड़ी कहां हो रही है, क्योंकि टाइम आ गया नजदीक। कितने 38? कितने दिन बचे? 35 या 38? उस दिन तक तो याद था, उस दिन को भी कैलकुलेट कर रहे थे जिसका हो चुका था, बंद कर दिए। 38 या 37 होंगे, थोड़ा कर लीजिए। जब देखिए घबराने से कुछ नहीं होगा, अभी भी कंडीशन आपके पूरे कंट्रोल में, आराम से 150 प्लस ला सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि पूरा एक बढ़िया ढंग से, मतलब जब आप पहले से कोई तैयारी नहीं है और भूख लगी है तो कहीं भी लंगर लगाए तो घुस जाना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इन्विटेशन कार्ड आएगा तब जाएंगे, ऐसा नहीं। आराम से आप पहले टॉपिक, आपको शायद आप लोगों के ग्रुप पे डाला था हमने कि चैप्टर वाइज बेटे डाला है, उसमें आप देख लिए हाई स्कोरिंग जो है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक आध जगह आंकड़ा गलत होगा, बाकी से उसमें जो पता है डायरेक्ट आप उठा के 34 ईयर पेपर लेके बैठ जाएंगे 42 ईयर, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि पहले वेटेज डिसाइड कर ले। बहुत से चैप्टर इजी भी हैं, बट हमारा गलत क्यों होता है, क्योंकि हम उसको तवज्जो ही नहीं देते हैं, लास्ट में आते हैं तो वो भी टफ हो जाता है। भाई जीओसी से हमसे आप लिखवा लिए 3 क्वेश्चन पक्के, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे जीओसी से, चाहे वो अमाइन का हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, कहीं भी हो, जीओसी क्लियर हम कर लेंगे। भाई एरोमेटिक भी जीओसी में आ गया, एक आता ही आता है कौन सा नॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, ये सारे किसके बारे में क्वेश्चन है? एंटी एरोमेटिक के बारे में। एंटी एरोमेटिक ही पैरामैग्नेटिक है, एंटी एरोमेटिक ही रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। कंडीशन बहुत आसान है कि 8 या उससे ज्यादा कार्बन का अगर एंटी एरोमेटिक लगता है तो नॉन एरोमेटिक बताना है, बाकी एंटी एरोमेटिक तो पता ही है अपने को, साइक्लिक प्लेनर 4n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चीजों को समझ के और चैप्टर वाइज पेपर आपके ग्रुप पे भी पड़े हैं, सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और 2-4 पेपर आराम से अच्छे ढंग से किए, तो क्वेश्चन उसमें से भी आपको टकराएंगे, बस कोई उसका जो ऑप्शन रहा होगा वो क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है, इतना हो सकता है, बट मिलेगा टॉपिक सेम मिलेगा, क्योंकि टॉपिक कहां से नया क्रिएट करेगा। टॉपिक एक चैप्टर का आपने पूरा जेईई में से एक चैप्टर का देखा, तो उसमें इंटीजर भी आ गए होंगे, हो सकता है इंटीजर वाले को किसी ऑप्शन में डाल दिया, बट कवर तो पूरा किया नहीं चैप्टर को। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली खेलें, और कमेंट 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, एक में क्वालिफाइंग भी है, तब भी आप 150 से आराम लगभग 150 पहुंच सकते हैं, बशर्ते आपने ये ना किया हो कि OMR पूरा ही मतलब टिक सबको आंख बंद करके खटाखट टिक मार देना है, तो बात ही अलग। लिमिटेड खेलिए आराम, और अगर दिमाग में जहन में अभी से बैठा लिया है कि अभी तो बहुत दिन है, क्यों, क्योंकि सेकंड वाला अपना टारगेट है, तो बात ही नहीं डाली। इसमें खोने का क्या है, एक बार रिस्क लो ना, अब तो 30 दिन बचे, एक दिन
हम उनके लिए बोल रहे हैं जो एकदम सरेंडर मोड में आ गए, बाकी एक्टिव जो हैं वो तो हैं ही। सरेंडर मत करिए कि क्योंकि आप ये सोचेंगे चलो 4 महीने और इधर रह लेंगे, लेकिन बकरीद में कब तक खैर मनाएगी? ईद जुहा नहीं तो ईद उल फितर, कटना तो है। सच्चाई तो एक दिन सामने आएगी, तो स्वीकार करना अभी जरूरी है कि अभी जल्दी से कर लें, इसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं होता। नॉर्मल जगहों पे आप जाएंगे तो आपके जो आपके साथ वाले होंगे वो आपके सीनियर हो चुके होंगे, मतलब आपने सोचा कि अब चलो बीएससी कर लेते हैं। तो स्कूल वाला कोई ऐसा भी रहा होगा जिसने आईटी का ख्वाब ही नहीं देखा होगा, वहां बीएससी सेकंड ईयर में होगा, आप फर्स्ट ईयर में होंगे, फिर वो एमएससी पहुंच चुका होगा, आप बीएससी में ही होंगे। ऐसा ना करें, सच्चाई होगा। और आप सब बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं, किसी कोई दोस्त नहीं इधर, ये भी बता दें आपको। बहुत सेल्फिश दुनिया से, कोई नहीं दोस्त। पैसा एक बार आप किसी पे खर्च करिए, पैसे का लॉस रिकवर है। इमोशन कभी भी गलत आप पहचान ही नहीं पाएंगे। आप किसी को बहुत ज्यादा बहुत उसके लिए एकदम शहीद हो गए, वो आपको शहीद स्मारक बना के चला जाएगा कहीं। कलयुग है सर, एकदम फैक्ट है। इसलिए अपना ईमानदारी से आप भला कीजिए कि आपको नंबर लाना है। आप 1 साल यहाँ पे दिए हैं, बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम, केवल कुछ नहीं करना अपने को। 40-45 क्वेश्चन भी अगर हमारे बन गए पूरे में, तब भी हम फर्स्ट राउंड में एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए। फिर हमारे पास 4-4.5 महीने पूरे हैं, हमें तो बोर्ड भी नहीं देना, हम तो लगातार करते रहेंगे, जूझते रहेंगे, कैसे नहीं। टारगेट ये थोड़ी ना कि 300 में 300 नहीं निकाले तो क्वालिफाइंग तो बहुत कम होता है। बहुत वर्स्ट कंडीशन 150, बहुत बड़ा मतलब मेराकलस कुछ हो जाए ऐसा कि नहीं इस बार दामोदर दास ही पेपर बनवा दें कि नहीं लगाओ इस बार कायदे से, तब भी 150 तो आज तक का रिकॉर्ड है, कभी कट ऑफ जाएगा ही नहीं, कभी तक नहीं गया। 150 तक आ गया, 145 तक तो घर वाले भी कहेंगे नहीं बच्चा, तो उसके बाद आपको आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा क्योंकि आपने निकाल लिया एक बार में, और नहीं तो फिर जीरो इधर से उधर हो जाएगा, परेशान होंगे। 150 में तो हमें लगता है कुछ कॉलेज भी ऐसे होंगे जिसमें कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा, बट अच्छे कॉलेज में कॉल तो आएगी। सीएस तो नहीं मिलेगा एनआईटी में अच्छे, बट मैकेनिकल तक मिल जाएगा, क्योंकि आप अभी ये सोचिए ना कि जो 100 पे उसमें से बहुत से लोग एडवांस क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत से लोग बिटसेट में चले जाएंगे, तो मिल जाएगा। लेकिन 15 पे तो बहुत मुश्किल है। कॉल तो यहां भी आएगी, अमेठी ये सब लोग तो बुलाता है, ये तो फॉर्म का डाटा ही निकलवा लेता, अभी से लिस्ट बना के रखा होगा कॉलिंग के लिए कि इनको बुलाना है। ये कौन सा है चंडीगढ़ में, कहाँ पे है, हाँ ये हुआ एक आपका फरीदाबाद के पास पड़ता है, नाम बोल रहे हैं उसका, वो भी बहुत आके यहाँ कैनोपी लगा के घूमता है कोटा में, नाम उसका नहीं याद आ रहा क्या है कोई उसका भी एक। देखिए साहब एक बार अल्कोहल वाला भी रिकॉल करा दें क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया है, क्या नाम उसका, बार बार नाम याद आ रहा है उसका, क्या हो गया साहब। देखिए सर अल्कोहल का SOCl2 के साथ हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, डार्जन है मार्जन है, हमें तो प्रोडक्ट बताना है क्योंकि वो सब तो एडवांस का केस है। HCl SO2, it is the best method of preparation of alkyl halide from alcohol. Why? Because both the byproducts are gases in nature, so process of purification is not required and purest form of alkyl halide is there, SOCl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। एक HCl निकल गया, एक SO2 चला गया, RCl आ गया। क्लियर साहब। अब यही हम कार्बोक्सिलिक के साथ देखें, आज किसकी क्लास, मैथ की? HCl क्या बना सर, RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस SO2 प्लस HCl, एसिटिल क्लोराइड। मतलब हम अल्कोहल से जहां क्लोराइड बनाते थे जिन रिएजेंट के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बनाएंगे तो एसिड क्लोराइड बनेगा। क्लियर सर। The reaction of alcohol with the halogenating agent gives monohalo derivative.
Same reagent with carboxylic acid gives RCOCl, RCOX, acid halide. Clear sir? कोई डाउट? हो गया? हो गया सर? कंप्लीट। अब क्या बचा सर? एक और बच रहा है ना कुछ। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव विद आरएमजीएस पढ़ लिया है ना? बहुत बार आया है, 6 या 7 बार आ चुका है? बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, इसका एक क्वेश्चन और छूट रहा है ना। रिएक्शन ऑफ दिस साइनाइड की हाइड्रोलिसिस बता दिया लास्ट क्लास में, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक फॉर साइनाइड हाइड्रोलिसिस, क्लियर है ना? ओके। पार्शियल में अमाइड एंड कंप्लीट में कार्बोक्सिलिक, ठीक है। एक और छूट रहा है कुछ, डिकार्बोक्सिलेशन का वो वाला पार्ट कि बीटा कीटो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स डिकार्बोक्सिलेशन देन एनी अदर कंपाउंड, डिस्कशन हुआ है। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखना था रेजोनेंस से, बीटा कीटो वो अलग केस है, हीटिंग में डाइओइक एसिड अलग केस, कैल्शियम साल्ट अलग केस, और बीटा कीटो टाइप का अलग केस। उसमें एल्कीन भी बनता है कुछ केसेस में, कुछ केसेस में एक में एल्कीन बना था, एक में अमाइन बना था, एक में कीटोन बना था, कीटोन बना था। हाँ देख लीजिए एक बार, देख लो भैया, देख लो देख लो देख लो, नहीं तो आएगा तो फिर बाद में ऐसे ही ऑक्टोपस याद आएगा। बीटा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है सर, ध्यान से समझिए, याद आ जाएगा तो ठीक है, नहीं याद आएगा तो नोट कर लीजिएगा। ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, सही है ना सर? बीटा पे यहां क्या लगा है? सी डबल बॉन्ड, वो ये तो कॉमन नेम है ना, आईपीएसी नहीं भाई। पहला दो फंक्शनल ग्रुप हैं, हाई प्रायोरिटी किसको देंगे? कार्बोक्सिलिक को। तो कार्बोक्सिलिक के बाजू वाला कार्बन अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, इसको हमने हीट किया तो हाई टेम्परेचर पे कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है क्या? एसिड, तो हीट करने पे क्या देगा? H प्लस दिया तो क्या बना सर? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, O माइनस प्लस H प्लस, क्लियर? बोलिए सर। ये खुद का खुद प्लस आई है, कार्बोक्सिलिक CO माइनस इस प्लस आई, ठीक है ना सर? और C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा सर। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा इस अल्फा कार्बन पे, तो होगा क्या? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। भाई उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो CO2 निकल गया, कार्बन आयन यहां बना, तो यहां से आने के बाद क्या बना? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 माइनस CO2, एग्रीड और इंटरमीडिएट क्या हुआ?
कार्बन आयन। तो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि कार्बन आयन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, पुअर लिविंग ग्रुप। किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बन आयन लिविंग ग्रुप बन रहा है तो वो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे होगा। अभी हाल फिलहाल में वुल क्रिश्नर में भी लिखवाया कि सो सॉल्वेंट इज हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्ट। वुल क्रिश्नर अभी तो पढ़ा था। अरे हाइड्रोजन के OH क्या याद है ना, क्लेमेंसन। चलिए कोई बात नहीं, चेहरे बता रहे हैं कि सब कंफ्यूजन, सब याद आता है भूल जाता है भाई। ऐसा कुछ बनेगा, दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज ओवर सेकंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। क्लियर। जो एसिड H+ निकला था कंटेनर में होगा H+, ये H+ का प्रोटोनेशन हुआ, क्या बना CH3COH डबल बॉन्ड CH2। टाटोमेरिज में अपन ने पढ़ा है कि एक साल में जितने दिन उससे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कार्बोनिल की C डबल बॉन्ड इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। सो टाटोमराइजेशन हो गया। क्या हो गया, टाटोमराइजेशन। क्या बन गया साहब, एसीटोन। अब आपसे कह दिया जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एसीटोन बनाना है, हीटिंग इफेक्ट में ऐसा कुछ दिया। क्लियर। हीटिंग इफेक्ट ना देके वो पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग गिव कीटोन, तब भी कहानी खत्म, एसीटोन। क्लियर। जल्दी बोलिए फिर हम अगले केस पे बढ़े। ये सब समाज सेवा में चल रहे हैं बेकार में। अब तक तो हमें एमाइन पे आ जाना चाहिए था, केवल HBZ कराना है बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब पढ़ चुके हैं। हो गया सर। कंप्लीट सर, बोलिए शुक्ला जी, हो गया। पहले भी लिखा है आपने इसी स्पीड से, अभी भी लिख रहे हैं, शायद लिखा है नहीं, कब लिखा है वो सही बता रहे थे साहब। हीटिंग इफेक्ट हमने वो जो लाइसिस के बाद जब वो कराया ना उसके बाद, क्योंकि वहां समझना था कि कहाँ क्या हो रहा है, तो हमने एक लाइन बोला कि बीटा कीटो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रिएक्टिव, फिर हमने कहा समझा ही देते हैं पूरा। चलिए कोई बात नहीं, गलती अपने, हम भी सीखते हैं कि हमें पहले नहीं बताना चाहिए, लास्ट में ही जहां लास्ट पॉइंट वहीं बताना चाहिए, तो रिपीट करना पड़ता है। लेकिन क्या है, पेपर में इंटरमिक्स होते हैं, वो ऐसा नहीं आएगा दिस 5 क्वेश्चन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक, नहीं तो बच्चा बहुत आसानी से कर दिया, हम इसको छोड़ देते हैं, पहले वाले में कवर कर ले, मिक्स आता है। दूसरा देखिए, बीटा पे यहां क्या लगा था बेटा, बीटा कीटो सब्स्टिट्यूटेड एसिड से मिल गया। बीटा अमीनो सब्स्टिट्यूटेड, अमीनो मत लगाइए, इमीन लगाइए, पूरा डायरेक्टली लिखिए अमीनो। CH3 C डबल बॉन्ड NH CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर सर। बीटा पे क्या लगा है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इमीन, ठीक है ना। इसको हिट किया, पहले स्टेप में क्या होगा, एसिड देगा ना साहब H+, तो ऐसा कुछ बनेगा सर, देखा, दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, तो ये यहां ये भी इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बनेगा सर, CH3 C डबल बॉन्ड NH CH2 माइनस प्लस CO2, ठीक है सर। रेजोनेंस, रेजोनेंस तो इसलिए कि अपने आप ही होता है, हमें आपको कराना नहीं है, तो होगा। क्लियर। इसमें भी टाटोमेरिज होगा, होगा, इस एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला,
क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। बट ये याद रखिए ये भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि टाटोमराइजेशन इज व्हाट, रिवर्सिबल इक्विलिब्रिया। डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक नाम होता है इसका। क्लियर? सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, केवल ऑक्सीजन की जगह क्या लगा दिया, नाइट्रोजन। बोलिए सर, हो गया? डन, कंप्लीट। बीटा पे क्या लगा है, कार्बन डबल, मतलब बीटा पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप लगा होना चाहिए जो रेजोनेंस से एनायन को स्टेबलाइज कर सके, एक कॉमन पार्ट। दूसरा, रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, एनायन स्टेबलाइज जो कर रहा है रेजोनेंस में, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे जाए। तो ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, कीटो वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, सेकंड में इमीन वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे ये आएगा, बट इसमें भी डिकार्बोक्सिलेशन होगा, रेट स्लोअर होगा। हीट किया, डायरेक्ट लिख दिया, लिख दिया डायरेक्ट। क्लियर? होगा, लेकिन कौन जाने, बट सेम है तो हम पहचान नहीं पाएंगे, दिखेगा नहीं। रेजोनेंस स्टेबलाइज तो दिखाएंगे ही ना मैकेनिज्म में, नहीं तो आप फिर किसी दिन ये मान लोगे कि इसमें रेजोनेंस भी नहीं होगा। ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इक्विवेलेंट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। आईपीसी ने बताइए शुक्ला जी इसका, बहुत मन बन मुस्कुरा रहे हैं जी। 2 मिथाइल, सही है सर, ये क्वेश्चन तो पक्का है आपका नोमेनक्लेचर का, अगर यही आ गया तो। हो गया सर?
ठीक है सर। बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें रिएक्शन के बाद अमोनिया निकला और कार्बोक्सिलिक एसिड आया, तो किस तरह से एग्जिस्ट करेगा? एसिड बेस रिएक्शन के फॉर्म में आके क्या बनाएगा? अमोनियम कार्बोक्सिलेट। फिर अगर हीटिंग दे दिया तो एक वाटर का लॉस होगा, क्या बनेगा? अमाइड। अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे दिया गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? नाइट्राइल मतलब साइनाइड। फॉर एग्जांपल क्या हो गया? हम इधर डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, आप हाइड्रेशन कराने की सोच रहे हैं। हो गया सर? हो गया सर? क्लियर सर? क्या हुआ बोलिए। कंप्लीट सर। यूक्रेन प्राइम प्रेसिडेंट जलने से अल्फा कार्बन in this reaction monochlorination or bromination this reaction monochlorination or हाँ सर मैं निकल के करता हूँ आपको 10-15 मिनट में कर रहा हूँ 10-15 मिनट में कर रहा हूँ निकल के ठीक है ना 10-15 मिनट में कर रहा हूँ निकल के अल्फा कार्बन पे मोनोक्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन होगा ठीक है। जो कंडीशन अपन ने पढ़ा है हेलोफॉर्म के लिए NaOH Br2 KOH Br2 NaOI लिखा था ना हेलोफॉर्म में कि ऐसे भी पूछा जा सकता है NaOX इस तरह से दिया जाता है। सेम रिएजेंट यहां भी यूज होता है बट जो हेलोफॉर्म की कंडीशन थी वो थी कि अल्फा मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड यही था ना बेटा।
यहां पे इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो आपस में H+ लॉस करने के बाद इक्विवेलेंट रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। फिर भी देखिए ऐसे अगर रिएक्शन कराना चाहें तो नहीं होगा HVZ में। पहले क्या होता है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड फास्फोरस और HI के साथ हम रिएक्ट कराते हैं। रेड फास्फोरस HI के साथ रिएक्ट करके PI3 बना लेता है। HCl भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, HCl ले लो, HX ले लो, सीधे से कहानी खत्म करो और X = ClBr। क्या बोले सर, रेड फास्फोरस ही क्यों लेते हैं? रिडक्शन में है, रिडक्शन में है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एनीमिया ऑफ ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक को थोड़ी उड़ाएगा भाई। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, अब मैं समझ गया, एक मिनट, इसको भी करेक्शन ही करो, सीधे करेक्शन कर लो आप। X2 एंड रेड फास्फोरस, ठीक है ना, डायरेक्टली X2 ले लो, पंगा ही खत्म करो। H नहीं आया, अब तो इन्हें भी नहीं हुआ ना, PX3 बना, हमें PX3 लेना था, PX3 बनाना था, जैसे अभी पढ़ा था तो क्लोरी PX3 से क्या हो रहा था, PCl5 से क्या हो रहा था, OH की जगह Cl आ जा रहा था, यही आ रहा था ना। तो हमने रेड फास्फोरस और X2 लिया तो बना क्या, RCH2 C डबल बॉन्ड O X। क्लियर सर, सर क्लियर। अब वो कार्बोक्सिलिक वाली कहानी खत्म हो गई, कार्बोक्सिलिक में H+ देके इक्विवेलेंट रेजोनेंस बना रहा था, अब हमने वो पार्ट उड़ा दिया। अब क्या हुआ, अब इसका X का इसके साथ रेजोनेंस उतना नहीं होगा जितना O के साथ हो रहा था, क्योंकि सेम एटम थे। हेलोजन के केस में रेजोनेंस लेस इफेक्टिव होता है एक्सेप्ट फ्लोरीन, लेस इंडक्टिव इज डोमिनेंट, पढ़ा है अपन ने कि फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन में 2p ओवरलैपिंग होती है, बाकी क्लोरीन में 3p है, ब्रोमीन में 4p है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज पुअर, सो रेजोनेंस इज नॉट मोर डोमिनेंट, होता है डोमिनेंस ही नहीं। अब साहब यहां पे हमने क्या किया, इसको हमने ट्रीट किया बेस के साथ, किसके साथ, बेस के साथ। तो बेस क्या करेगा, यहां से H+ निकालेगा, निकालेगा सर, बेस निकालेगा H+ निकालेगा तो क्या बनेगा सब, RCH - C डबल बॉन्ड OX, ऐसा कुछ था। रेजोनेंस के बाद क्या होगा साहब, RCH डबल बॉन्ड OCO -X, ऐसा बोलिए सर, बोलिए साहब। इसके बाद अब यहां X2 ले आए हम, क्या ले आए सर, X2, तो X2 का इस पे एंटी एडिशन करा दिया, हेलो फॉर्म में भी कराया। उसके बाद क्या बना, बना RCHX C डबल बॉन्ड OX, ऐसा कुछ बना, बना, बना सर। अब आप कहोगे कि दोबारा X क्यों नहीं जोड़ पाए, क्यों मोनो हेलोजिनेशन, डाई हेलोजिनेशन क्यों नहीं, यही क्वेश्चन है HVZ का, एक बार हो गया दोबारा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इधर भी X लगा हुआ है, यहां भी X लगा हुआ है, इधर एल्किल पार्ट है, ये कार्बोनिल इधर रेजोनेंस में इन्वॉल्व था, थोड़ा बहुत था। अब दोबारा H+ तो निकल जाएगा, H+ तो बहुत बढ़िया निकलेगा, पहले से ज्यादा जल्दी निकलेगा, बट दोबारा जो हेलोजन आके इसको जुड़ना चाहेगा उसके लिए स्टेरिक फैक्टर काज करेगा। अपन ने पढ़ा है हेलोजिनेशन में एनसीसी बनाते थे, एनसीसी बनाने के बाद X- बैक साइड से अटैक करता था, एंटी एडिशन, समझ रहे हैं साहब। अब यहां क्या महाभारत है, ये डबल बॉन्ड कर लिया, इधर से निकल गया, ये एनसीसी बनाने चलेंगे तो इधर ये धक्का मारेगा, बैक साइड से लाएंगे धक्का मारेगा। सो ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ हैलोजन ओनली मोनोक्लोरिनेशन टेक प्लेस। तो साहब ये यहां तक बना। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको OH- से फिर से रिएक्ट करा दिया, तो OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, X- चला जाएगा, तो फाइनली क्या बना, RCHX C डबल बॉन्ड OH।
बोलिए सर। हाँ सर, बेस है ना भाई, एक्ट अल्फा हाइड्रोजन को एक्सप्रेस को निकाला ना, न्यूक्लियोफाइल एक्चुअल में बेस की तरह भी एक्ट करता, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से कराते, एकदम आराम से आप कराइए, हाइड्रोलिसिस करा लीजिए उसकी, यहां पे हाइड्रोलिसिस करा लिया, बात तो वही है। कार्बन हेलोजन है ना, फ्लोरीन होता तो नहीं होता, क्लोरीन ब्रोमीन सब में होगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है। हाँ कुछ आप और बोल रहे थे, बोलिए नजीर सर। इस संडे को भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि अरेंजमेंट हो जाए कुछ, बट क्योंकि संडे तो टेस्ट भी नहीं था, मैंने कहा ठीक है। जब तक चल रहा है मेरी पूरी कोशिश है खत्म हो जाए, बहुत ज्यादा टाइम हो जा रहा है ना, क्योंकि अभी एक आध दो दिन तो उसमें भी जाएगा, सीट डिस्कशन आउट कर लीजिए, पैरेलल में कर पा रहे हैं, कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि बस खाली कोर्स समापन समारोह चल रहा है? शाम को कराना पड़ेगा, लेकिन वही है, हमें कोई क्रैश कोर्स की दिक्कत नहीं, हमारे लिए तो कोई पंगा ही नहीं क्रैश कोर्स का, हम तो क्रैश कोर्स लें ना, उसके अलावा भी हमें इस बैच का कोर्स खत्म करने के लिए, क्योंकि यही बचा है, तो अपन तो कभी भी 3 बजे भी बोले आदमी करना है भी, सुबह 4 बजे भी बोलेगा तो आके कर जाएंगे, भले ऐसे नहीं, जब मंदिर हुए मंदिर हुए, एक बार कोर्स खत्म हो जाए, ये अभिशापित वाला काम न रह जाए कि, क्योंकि अब जो बचा है इससे इंटीजर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अमाइन से इंटीजर के आएंगे, कौन सा हिस्बर टेस्ट देगा नहीं देगा, पीओसी से इंटीजर के क्वेश्चन आएंगे, इंटीजर वाले में फिजिकल वाले में बहुत टाइम जाता है, अगर ओसी भी चला गया छूट गया तो फिर इंटीजर वाले में मामला फंसेगा, बायोमॉलिक्यूल में भी इंटीजर ही आता मोस्टली इस जेई मेंस में, और समझने के लिए तो बायोमॉलिक्यूल भी कम से कम 3 लेक्चर लगता है सर कायदे से, हाँ एक लगातार मिलेगा तो जो 3 लेक्चर लगता है वो 2 लेक्चर में हो जाएगा, अगर लगातार टाइम मिल जाए तो, क्योंकि जो बीच में वो रिकैप देना पड़ता है और चेहरे बदल जाते हैं तो अपने आप रिकैप चालू हो जाता है, ज्ञान की धारा तो अपने आप बहती है ना, जैसे देखा नए खिलाड़ी आ गए, आज फिर आए हैं देखने के लिए, अच्छा पढ़ाओ नहीं तो निगेटिव फीडबैक दे देंगे, फिर से रिकैप समझ में आना चाहिए, हालांकि समझ में कुछ नहीं, सब आराम से, आज जबकि आज टेम्परेचर ज्यादा लो था फिर भी लोग निकल के आए, मुझे आश्चर्य था, आज सुबह 10 डिग्री 9 डिग्री का टेम्परेचर था लगभग कोटा मुझसे, लेकिन फिर भी साहब आए तो बड़ी, इसलिए मैंने सोचा घर से कोई आने वाला है, क्योंकि सोचे होंगे कि इनके साथ यहाँ आने से अच्छा है कि चलो वहीं चले चलते, थोड़ा दूर ठंडा की सही, क्योंकि घर वाले पूछेंगे क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, आने वाले हैं इनके यहाँ से लोग, हमारे पास कल फोन आया था, इसलिए मैंने लग रहा है शुक्ला जी के यहाँ आने वाले हैं लोग, कल ही फोन आया था, मैंने कहा कल बताता हूँ, टेस्ट का नंबर तो नहीं पता मेरे को, ढूंढो, टेस्ट तो दिया था ना घर, और घर पे क्यों नहीं बताया फिर ना, क्या टेस्ट नहीं दिया, फादर को नहीं बताया होगा, और लोगों के से फादर को नहीं बताया, चलिए ठीक है, क्यों नहीं दिया, ऐसा क्या हो गया, तैयारी नहीं थी, देना चाहिए ना, आपके पास काम ही क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या काम है भैया, हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं, पढ़ने पढ़ाने के लिए आए ना, क्या ऐसा काम, बाकी हर चीजों के लिए टाइम मिलेगा आपको, ये टाइम चला जाएगा ना साहब, समय सबसे ज्यादा इगोइस्टिक है, जब बदला लेता है बहुत गंदी तरह लेता है, इसकी इंसल्ट कभी मत कीजिए, टाइम की सबकी कर लीजिए, सबके साथ हंसी मजाक समय के साथ करेंगे, जब वो हंसी मजाक करता है ना तो बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं, देखिए हमारे एमपी के सीएम साहब रो रहे हैं बेचारे, बिलख रहे हैं, जबकि बहुत मेहनत किया था बंदे ने, बहुत मेहनत किया था, बट कलयुग है, कभी समय का कर लिया होगा, मजाक उड़ाया होगा तो झेल रहा है। हाँ साहब, HPZ का क्या बचा, 1 मिनट, एक रिएक्शन और बच रहा है, एक रिएक्शन और बच रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, HPZ हो गया, हेलोफॉर्म हो गया, हाँ है, वो सब भी अपन ने बोल दिया था शायद कि किन किन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, हेलोफॉर्म से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, केनिजारो से बन रहा था, पर्किन से बन रहा था, टॉलेन से बन रहा था, और एक वो ओजोन ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस से बनेगा, ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस से बन जाएगा KMNO4 के साथ एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को, तो सब कार्बोक्सिलिक में मेरे हिसाब से समापन समारोह अमाइंस पे आ जाते हैं, ठीक है ना।
टाइम है ना, एमाइंस की उतना ही हो पाएगा जितना कार्बोक्सिलिक उस दिन हो पाया था। उसके बाद मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, वो रोड मैप टाइप वाले होते हैं, उसमें कवरेज ज्यादा अच्छा होगा इंटरकनेक्टेड। इन्होंने तो किया है, अभी आपने भी किया, 2-3 लोगों ने किया रोड मैप जो दिया था, बाकी लोगों ने कहा हम रोड पे चलते हैं तो मैप क्या करेंगे, हम तो केवल एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। हाँ सब अमाइंस के क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ लिए होंगे पहले ही, उम्मीद है आईपीएससी के मास्टर हैं आप लोग। धुरंधर अभी एक नॉमेनक्लेचर बताया साहब ने, 2 मिथाइल प्रोपीन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अमोनिया के डेरिवेटिव अमाइन है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। All the amines are derivative of ammonia. If one H of ammonia is replaced by alkyl, then 1 degree if both the 2 and 3. अल्कोहल से और यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। अल्कोहल में कार्बन का डिग्री डिसाइड करता है, अमाइन में नाइट्रोजन का डिग्री डिसाइड करता है, डिग्री ऑफ अमाइन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं इससे रिलेटेड आए, इससे सबसे ज्यादा इनका जहां भी यूज आए, या तो बेसिसिटी में आया है या हिस्बर्ट टेस्ट में आया, कौन सा टेस्ट देता है नहीं देता, किस कलर का है, या फिर एक हम लोगों ने पढ़ा इमीन, IMINE, आज भी पढ़ा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला, CH डबल बॉन्ड NH। एक होता है इनामिन, इनामिन मतलब 2 डिग्री अमाइन का कार्बोनिल के साथ रिएक्शन। 2 डिग्री अमाइन जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो इनामिन बनता है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में, कि कोई भी नाइट्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड अगर है उसको कार्बोनिल पे रिएक्शन कराते हैं तो pH 3.5 नहीं, pH 4.5 to 6.5 पे फेवरेबल कंडीशन होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप ज्यादा स्टेबल है, ये केवल 2 ही तरह के न्यूक्लियोफाइल से इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देता है, दैट इज R- एंड H-, एक LH एक RMGX वाला। फिर रिमेनिंग अदर एनायन गिव्स रिवर्सिबल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। Neutral nucleophile cannot attack our carbonyl compound in neutral medium. If we want to reaction, then partial acidic medium is required. Due to partial acidic medium, protonation of carbonyl oxygen take place, so the polarity appear and addition reaction take place. ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए किसी भी 1 डिग्री अमाइन को हम कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करा रहे हैं तो सिंपल क्या कराएंगे, H2 निकाल देंगे, H2 निकाल देंगे, C डबल बॉन्ड N टाइप का बनेगा, वो तो ठीक है। इसके प्रिपरेशन के रिलेटेड क्वेरी देखिए, एक अपन ने पढ़ा, याद नहीं पढ़ा, याद नहीं है, देखते। किसी भी रिएक्शन में अगर अपन को HNO2 चाहिए, इसे बोलते क्या सर, नाइट्रस एसिड। आज आपका पी ब्लॉक का भी क्लास है क्या, सुना है, इधर की उधर? अच्छा, कितने, 1 बजे से 12:30 पर नाइट्रस एसिड। अरे कल भंडारी जी आप क्लास में थे, कल उसमें शाम वाले में, तो क्या आज बताया कुछ किसका है? कल पीपी पढ़ाया ना उन्होंने, पीरियडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया ना उनका तो? अच्छा चलिए, नाइट्रस एसिड और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। शायद थोड़ी बहुत जानकारी हो आपको कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। तो एटमॉस्फेयर में अगर हमने HNO2 लिया, इटसेल्फ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेके ये HNO3 में कन्वर्ट किया। तो जहां भी हमें HNO2 चाहिए होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, पेपर में हमें देता क्या है, पेपर में हमें देता है NaNO2 प्लस HCl या KNO2 प्लस HCl, डायरेक्टली HNO2 नहीं देता, ठीक है ना सर। ऑर्गेनिक में 2 रिएक्शन ऐसे आते हैं जहां इनकी जरूरत पड़ती है। हमें फिर डायग्राम दूसरा वाला बताएं कि ना बताएं, क्योंकि फिर हम जब वहां आएंगे फिर हमें बताना पड़ेगा, पर देखिए पहले इसका आपने नाम सुना होगा एनिलीन का, वाकिफ होंगे साहब एनिलीन से, कि एनिलीन में कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, एग्री या नहीं सर? एग्री। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आउट ऑफ द 5 3 हैज डबल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो 60% डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है सर। अगर हमने इसको यहां से समझिएगा, टाइम हो चुका है अपना, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 0 to 5, तो इस क्या हुआ भाई,
0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो होगा क्या, इससे मिलेगा क्या? मिलेगा अपने को नाइट्रस एसिड, O डबल बॉन्ड NOH लिख सकते हैं अपन नाइट्रस एसिड को, HNO2 को। अरे बोलो भैया, इससे मिला क्या? HNO2 और इसको हमने ऐसे लिखा। अब क्या हुआ? H2O चला गया। बोलिए साहब, फरहान साहब सही है ना यहां तक? कन्हैया जी आ रहा है समझ में यहां तक? बोलो भाई साहब, नहीं तो मुझे हम बैग खोलें। ऐसा बनेगा सर? बनेगा? मीडियम में अभी भी HCl होगा, NO2HCl लिया है, तो वो क्या करेगा? इसका HCl होगा तो क्या करेगा? H+ आएगा, इसका प्रोटोनेशन कर जाएगा, होगा ना सर? तो क्या बन जाएगा ये? इसे कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम। अगर एक रिंग पे 2 नाइट्रोजन है तो डाईएजोनियम। ठीक है सर, एक बेंजीन पे 2 नाइट्रोजन, डाईएजोनियम, दोनों साइड से बेंजीन लगा दे तो एजो। अभी एक बेंजीन है, 2 नाइट्रोजन है तो डाईएजो। अगर ऐसा कर दें हम, पर बेंजीन 1 नाइट्रोजन एजो, इसे क्या बोलेंगे? एजो बेंजीन। क्लियर? क्लियर सर? क्लियर? बोलो सर। हाँ सर सही। एक मिनट देखो, अगर हम यही एलिफेटिक अमाइन में कराने को सोचें, RNH2 ले लिया हमने और इसको भी इसी मीडियम में हमने ले लिया, किसके साथ बेटा? NNO2 प्लस HCl, इससे क्या प्रोडक्शन होगा? HNO2 का होगा, होगा सर? प्लस O डबल बॉन्ड NOH लिख सकते हैं HNO2 को, लिख सकते हैं सर? अब ये क्या हुआ? H2O चला गया, क्या बना? RN डबल बॉन्ड NOH बना सर। इसको भी आप 0 कोई टेम्परेचर ले लो, 0 to 5 कुछ भी ले लो। अब HCl भी इसमें H+ होगा, होगा ना सर? तो ये H+ से प्रोटोनेशन हुआ, हुआ सर, तो बनेगा RN2 प्लस, होगा, और RN2 प्लस प्लस आई ग्रुप है ये, R प्लस आई है तो N2 को इलेक्ट्रॉन देगा। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबल है, निकल गया। तो डाइजोटाइजेशन इज पॉसिबल ओनली इन बेंजीन एंड एनिलीन, नॉट पॉसिबल इन एलिफेटिक। व्हाई? बिकॉज यहां क्यों पॉसिबल है? एक तो टेम्परेचर आपने लो लिया, दूसरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, इसलिए नाइट्रोजन का निकलना टफ। यहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है कार्बन नाइट्रोजन में, ओ भी प्लस आई ग्रुप लगा है, तो एलिफेटिक डाईएजो कंपाउंड्स कैन नॉट एग्जिस्ट, ओनली एरोमेटिक। ठीक है साहब? ठीक है? नहीं, कभी नहीं। अब बनेगा क्या, ये पूछा जाता है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल? अगर ये मीडियम हमने लिया, ध्यान से समझिए, लास्ट क्वेश्चन है। अब कार्बोकेटाइन बन गया, अपने पास उस कंटेनर में Cl- भी है, अपने पास उस कंटेनर में वाटर भी है, अपने पास उस कंटेनर में थोड़ा बहुत NO2- भी होगा। भैया कार्बोकेटाइन तो बना, HCl भी होगा, अभी भी Cl-, वाटर निकला है, वाटर भी होगा, और थोड़ा बहुत NO2- भी होगा। तो मिक्सचर क्या बनेगा? कितने तरह के प्रोडक्ट बनेंगे? अगर हमने इसको वाटर से रिएक्ट कराया तो ROH बनेगा, अगर हमने इसको Cl- से रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा? RCl बनेगा, अगर हमने इसको NO2- से रिएक्ट करा, हमने नहीं करा, कोलाइड करेंगे अपने आप, RN2। मेजर प्रोडक्ट एल्कोहल होगा, क्यों? क्योंकि वाटर इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल देन द Cl-। ये जेई में कई बार मिल चुका है, बिटसेट में भी आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज करेक्ट प्रोडक्ट।
और एडवांस से पूछा गया डाइजोटाइजेशन इज नॉट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट करेक्टली। एलिफैटिक में कभी नहीं, क्यों?